नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकज अपने इख्तियारात का कर रहा है बेजा इस्तेमाल। दहली ऑर्डिनेंस अफसोसनाक। प्रगति भवन में दहली और पंजाब के वज़ीर आला के साथ केसीआर का मीडिया से खिताब। गैर बीजेपी जमातों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। दहली के वज़ीर आला केजरीवाल का हैदराबाद के प्रगति भवन में मीडिया से खिताब। मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए जारी है हमारी लड़ाई। केसीआर से मुलाकात के बाद प्रगति भवन में पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का मीडिया से खिताब। रियासत तेलंगाना मेडिकल हब बन रहा है। वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर दौड़ का इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का बयान। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद में का दौरा करके यौम तासीस तेलंगाना की तैयारियों का लिया जायजा। तासीस तकरीबात के मौके पर बेहतर इंतजाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना एमसेट 2023 इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। 26 जून से होगा काउंसलिंग का आगाज। तेलंगाना के दूर दराज बसों में मुसाफिरीन को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज। आरटीसी के सदर नशीन ने इससे इस्तिफादा की मुसाफिरीन से की ख्वाहिश। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पेपर लीक मामले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मरकज की इश्तियाल अंगेज बहुत ज्यादा हो जा रही है। वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में दहली और पंजाब के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में मरकजी हुकूमत का इंतशार और अफरा तफरी हद से ज्यादा हो चुकी है। केसीआर ने कहा कि इसकी वजह यह है कि कई रियासतों में जमहूरी तौर पर मुंतखब गैर बीजेपी हुकूमतों का पीछा किया जा रहा है और इन्हें धमकाया जा रहा है और तरह तरह के हमलों करके धमकियां दी जा रही हैं। केसीआर ने बताया कि हाल ही में दिल्ली में 2 अजीब व गरीब वाक़यात देखने में आए हैं। आम आदमी पार्टी बहुत मकबूल पार्टी है, ये मुल्क और दुनिया को मालूम है, जो केजरीवाल की क़यादत में समाजी तहरीक के जरिए वजूद में आई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार शानदार कामयाबी हासिल की है। हमने इस दरमियान एक अजीब वाक़या देखा। दिल्ली में बल्दियाती इंतखाबात हुए जिसमें आम आदमी पार्टी ने वाज़ेह बरतरी के साथ कामयाबी हासिल की, लेकिन बीजेपी ने कई हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन अवाम ने बीजेपी के हरबों को मुस्तरद कर दिया। मेयर को हलफ उठाने की धमकियां दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हलफ लेना पड़ा। वज़ीर आला के केसीआर ने याद दिलाया कि केजरीवाल ने 2 कौमी जमातों को 3 बार शिकस्त दी और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में लाकर बहुत से बेजा कामों का इर्तिकाब कर रही है। केजरीवाल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर 5 रुकनी बेंच ने वाज़ेह हुक्म दिया। तमाम अहदेदारों को अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के तहत काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए आज ऑर्डिनेंस लाया गया। इमरजेंसी की मुखालिफत करने वाले बीजेपी लीडर भी अब ऐसा ही कर रहे हैं। मरकज में बीजेपी इंदिरा गांधी की नाफिज करदा इमरजेंसी की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली की आवाम एक बार फिर बीजेपी को सबक देंगे। केसीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसी न किसी तरह दिल्ली की आवाम की तौहीन कर रही है। జరుగుతా ఉన్నాయి। అందుకే పాపులర్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి ప్రజలు నాట్ వన్స్ థ్రైస్ ది గవర్నమెంట్ వాజ్ ఎలక్టెడ్. అట్లాంటి పాపులర్ గవర్నమెంట్ని చేయడం మంచిది కాదు. బేసిక్గా ఒక మాటలో చెప్పానంటే మోడీ గవర్నమెంట్ టుడే హ్యాస్ ఇన్సల్టెడ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఐ కెన్ సే వితౌట్ ఐవట్ ఆఫ్ డౌట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సల్ట్ టు ది స్టేట్, ది ఢిల్లీ స్టేట్ పీపుల్. ఇట్ ఈస్ ది పబ్లిక్ మ్యాండేట్. ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ నామినేటెడ్ బై ఎనీబడి. Government has been mandated by the people of Delhi state. ఇది వ్యక్తులకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కాదు, ఇన్సల్ట్ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. వాళ్ళు కూడా బుద్ధి చెప్తారు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి. वो भी सबक सिखाएंगे. तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं मोदी जी, आप ऑर्डिनेंस विथड्रॉ कीजिए. ये अच्छा नहीं है.
आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो। देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे, उसके बाद इट वॉज फॉलोड बाय इमरजेंसी। आप भी उसी रास्ते में हो। भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले। आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है। इट्स वर्स देन इमरजेंसी। यू आर नॉट अलाउइंग द people's elected, very popularly elected Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only, which the country will refute. ये आपको सबक सिखाएगा। अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप। जैसा आप किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे। आप तो माफी के सौदागर हो, तो इसीलिए बेटर है अपने आप में विड्रा करो। आपने जो जंग छेड़ा है, बिल्कुल गलत जंग छोड़ा है। इसीलिए हम आपके साथ ही है, राजनीति में आपके समकालीन साथी है। इसलिए सुझाव भी देते हैं, अच्छा नहीं है आपके लिए, ना ही लोकतंत्र के लिए, ना देश के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बेटर है द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट in center today shall withdraw the ordinance without any further loss of time. Otherwise, we will unitedly fight. I think the whole system will support Sri Kejriwal ji, because it is a question of the existence of the democratic system in the country. It is a threat to the democracy. It is a challenge to the democracy, which is not supposed to be in a big country like India. It cannot be tolerated. The government of India should come to senses and withdraw the ordinance. दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की इंतजामिया को रोकने के लिए मरकज की जानिब से लाए गए ऑर्डिनेंस पर तनकीद की और कहा कि यह दिल्ली का मसला नहीं है, बल्कि अवाम का मसला है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज हैदराबाद में वाक़े प्रगति भवन में वज़ीर आला तेलंगाना के सीआर से मुलाकात की। बाद में वज़ीर आला पंजाब भगवंत मान के साथ मीडिया से खिताब भी किया। उन्होंने दिल्ली के साथ ताउन पर तेलंगाना के वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्र अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने फरवरी 2015 में हुकूमत बनाई थी। मई में मोदी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन लाया और कहा कि उन्होंने अपनी हुकूमत को तहलील कर दिया है। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित का माजी में सर्विस से मुताल्लिक़ मालूमात में कंट्रोल था। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 8 साल तक लड़ाई लड़ी और 11 मई को दिल्ली के लोगों की जानिब से मुवाफ़िक़ फैसला दिया गया, लेकिन 8 दिन के अंदर ही दिल्ली हुक्काम को मोदी हुकूमत ने हड़प कर लिया, जो मुखालिफ आर्डिनेंस लेकर आई थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को एक तरफ रखा गया तो अवाम इंसाफ के लिए कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के लोगों की तौहीन है। केजरीवाल ने कहा यह दिल्ली के लोगों का मसला नहीं है, बल्कि ये मुल्क के अवाम का मसला है। केजरीवाल ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो सीबीआई और ईडी की धमकियां देकर हुकूमतें गिरा रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराना बीजेपी की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी अवाम की जानिब से मुल्क भर का सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज करना चाहते हैं तो वज़ीर आला मुंतखब करने की क्या जरूरत है। उन्होंने मजीद तमाम कहा कि गैर बीजेपी पार्टियां मुत्तहिद होकर बीजेपी को सबक सिखाएं। उन्होंने आजादी को बचाने के लिए मोदी को शिकस्त देने का मुतालिबा किया। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ टाइम निकाल के मुलाकात की और इतना प्यार और सम्मान हम लोगों को दिया। ऑल ऑफ अस आर वेरी 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 ग्रेटफुल टू हिम। हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी
और जैसा भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो, उनकी पार्टी और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश के जनतंत्र को बचाने की है। जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। सो उनकी सपोर्ट से हमें बहुत ताकत मिली है और हम इस सपोर्ट के लिए मैं पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी सरकार दिल्ली में पहली बार जब 2015 में बनी थी, फरवरी 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी। फरवरी 2015 में सरकार बनी और 23 मई को, मात्र 3 महीने के बाद, मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाके हमारी सारी पावर छीन ली 3 महीने में। तो अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, पहले हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी। शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट्स। सो जितने सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं, शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था। हमारी सरकार आने के बाद 23 मई 2015 को उन्होंने नोटिफिकेशन लाके ये सारी पावर छीन ली। तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई कैन नॉट इवन ट्रांसफर पोस्ट, एजुकेशन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सारी पावर छीनने के बाद 8 साल तक दिल्ली के लोगों को उन्होंने अपंग करके रखा। हम दिल्ली के लोग 8 साल तक कोर्ट दर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहे। 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को, अभी पिछले कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला। हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में और न्याय लेने में। उसके 8 दिन के अंदर 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया। पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता और कानून लाके वो आदेश को पलट देता है, तो फिर तो न्याय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। कहां जाएंगे फिर लोग न्याय लेने के लिए? फिर तो कोई अंतिम चीज ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये अध्यादेश लाके वापस सारी पावर छीन ली। तो एक तरह से, जैसे अभी राव साहब ने बिल्कुल सही बोला, ये अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है, घोर अपमान है। एक तरह से प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी सरकार चुनो, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा। तो दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि मैं, तुम जो मर्जी सरकार चुनोगे, मैं काम नहीं करने दूंगा। और ये बात केवल दिल्ली के लोगों की नहीं है, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी राज्य के अंदर लोग नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बना देते हैं तो उसको काम नहीं करने देते। या तो 3 तरीके अपनाते हैं, या तो वहां पे एमएलए खरीद लेते हैं दूसरी पार्टी के, सरकार गिरा देते हैं। कितना हमने देखा, कितनी जगह पे देखा, एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। या एमएलए तोड़ लेते हैं, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के, डरा के एमएलए तोड़ लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं। या फिर ऑर्डिनेंस ले आते हैं गवर्नर के जरिए, गवर्नर का गलत इस्तेमाल करके सरकार को तंग करते हैं। जैसे आप लोगों के गवर्नर आपके बिल नहीं पास होने देते, काम नहीं करने देते उन लोगों को। तो इस तरह से मैसेज ये है कि अगर कोई भी राज्य के लोग नॉन बीजेपी सरकार बनाएंगे तो हम उसको काम नहीं करने देंगे, सरकार तोड़ देंगे। ऐसे देश नहीं चल सकता। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है पूरे देश के सामने। मैं जो पूरे देश भर में घूम रहा हूं समर्थन मांगते हुए, मैं केवल अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, मैं देश के संविधान के लिए और देश के जनतंत्र के लिए समर्थन मांग रहा हूं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसे भारत के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि एक पार्टी आएगी सेंटर के अंदर, वो पार्टी, बस एक ही पार्टी का पूरे देश के अंदर राज होगा। जिस तरह
पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि वो मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग का इजलास आज दिल्ली में हो रहा है, लेकिन वहां करने को कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने इजलास का बायकॉट किया है। भगवंत मान ने बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इजलास में इनकी पसंद के मुताबिक की जा रही है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के घर पे मान सम्मान दिया, इज्जत दी। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी और हमारे राज्यसभा के 2 सांसद संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी, जैसा कि राव साहब ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बता ही दिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एलजी जो है वो सिलेक्टेड है और दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं, ना कि सिलेक्टेड। तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फुल स्टेट्स को भी तंग किया जा रहा है। हमने पंजाब में 92 सीट्स जीती आउट ऑफ 117, इतना बड़ा मैंडेट है। हमें बजट सेशन बुलाना था मार्च में, हमें गवर्नर ने मना कर दिया, मैं परमिशन नहीं दूंगा बजट सेशन की। तो हम कहां जाएं? तो बजट सेशन के बिना मतलब स्टेट कैसे चलेगी? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जी बजट सेशन होने दो, और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये किया, वो कहता है उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। हमने कहा जी आप ही तो सम्मान कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जी माई गवर्नमेंट तो बोलना पड़ेगा इनको। तब जाके उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, यू कैन नॉट चेंज। जैसे तमिलनाडु में कर लिया था, स्टालिन जी के पास जो उन्होंने लिख के दिया था वो और था, गवर्नर कुछ और बोल रहा था। तो मतलब ये हैरानी की बात ये है कि जो राज्य भवन है स्टेटों में वो बीजेपी के ऑफिस बन गए, और राज्यपाल जो है वो स्टार कैपेलर बन गए बीजेपी के। तो इस गवर्नरी सिस्टम को उन्होंने मिसयूज किया है, हर जगह पे करते हैं। आपके बिल रोक रखे हैं स्टेट के, हमारे बिल रोक रखे हैं। वहां पे स्टालिन साहब का चिट्ठी आई थी हमें कि हमें सपोर्ट करो, हमारे बिल रोक रखे हैं। केरला में तंग कर रहे हैं, ममता दीदी उनको तंग कर रहे हैं। मतलब इन्होंने मन बना रखा है, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं, कि मतलब बंदे तोड़ो और बाई इलेक्शन करा लो और कर लो। तो ये बहुत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक है, और देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना खून दिया, खून का कतरा कतरा देके हमें देश दिया, हमें आजादी लेके दी। लेकिन ऐसी आजादी के लिए आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि ऐसी आजादी के लिए तो नहीं हमने कुर्बानी दी थी जो जिस तरीके से देश को ये चला रहे हैं। तो हम वजीर अफजाइश मंशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना एक तिब्बी मरकज बन रहा है। वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर उन्होंने सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिकल इंडिया के ज़रिए एहतमाम पीवी मार्ग हैदराबाद में 5K 10K मैराथन और साइक्लोथॉन दौड़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर कोई कोरोना के बाद सेहत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हो गया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत अवाम को हर किस्म की तिब्बी खदमात फराहम करने के लिए मसाई कर रही है। मजीद कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सरकारी हॉस्पिटलों ने काफी तरक्की की है।
वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद का दौरा करके यौम तासीस तेलंगाना तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद में वाक़े यादगार शहदा के जाय वक़ू और विकाराबाद R&B गेस्ट हाउस के करीब अराजी का मुआयना किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले इंतजामिया को तेलंगाना की तासीस तकरीबात के मौके पर बेहतर इंतजाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, अरकान असम्बली M आनंद, के यादయ్య, P नरेंद्र रेड्डी, के महेश्वर रेड्डी, ZP वाइस चेयरमैन विजय कुमार, BC कमीशन के मेंबरान S पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। చెరువులు కుంటలు బాగు చేసుకొని మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువులు బాగు చేసుకుంటున్నప్పుడు దాని మీద ఎన్నో కామెంట్స్ చేశారు. కమిషన్ అన్నారు, రకరకాల కామెంట్స్ చేశారు. కానీ ఒక చెరువు బాగుపడితే ఆ చెరువు మీద ఆధారపడ్డ రంగాలు ఏ విధంగా బాగుపడతాయి అనే దానికి ఈరోజు మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువులన్నీ కూడా పూడిక తీసుకొని ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా చెరువులో పుష్కలమైన నీటితో చెరువు బాగుపడితే భూగర్భ జలాలు బాగుపడ్డ ఇంక్రీజ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు చెరువు మీద ఆధారపడ్డ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ బోర్లు బాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల పొలాలు నీళ్లు వాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాని మీద చెరువు మీద ఆధారపడ్డ మత్స్య సంపద మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి చెరువులలో చేపలు వేసుకొని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అద్భుతంగా చెరువులు ఉన్నాయి అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఒకరోజు చెరువులు ఎండిపోతాయి. గ్రామంలో ఉన్న పశువులు నీళ్ళు తాగాలంటే పశువుల తొట్టి కట్టి తొట్టిలలో నీళ్ళు నింపిన సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. సమ్మర్ వచ్చిందంటే చాలు రివ్యూ మీటింగ్స్ పెట్టుకొని కలెక్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఎండాకాలం వస్తుంది కాబట్టి तेलंगाना एमसेट 2023 इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर R लंबादेरी की जेर सदारत एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एमसेट काउंसलिंग शेड्यूल का हतमा शक्ल दे दी गई है। इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले की काउंसलिंग के जरिए दिया जाएगा। वाज़ेह है कि एमसेट 2023 के नताइज जारी हो चुके हैं। पहले मरहले की काउंसलिंग 26 जून से 19 जुलाई तक रहेगी, जबकि दूसरी मरहले की काउंसलिंग 21 जुलाई था 27 जुलाई होगी और 2 अगस्त को फाइनल काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा। रुकने असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में कायम किए गए 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, बदरुद्दीन, हारून फरहान, वजुल जुमा, स्वामी यादव, डॉक्टर नियाज अहमद खान, एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहरुल्लाह, RMO मोहम्मद ख्वाजा रऊफ, दीगर डॉक्टर्स, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजलिस रुकनी असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी अवाम से हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात से इस्तेफादा करने की अपील की। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने दूर दराज मुकामात के मुसाफिरों को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज किया है। कॉरपोरेशन की जानिब से बसों में पहले ही AC बस खिदमात शुरू की गई हैं। कॉरपोरेशन की जानिब से अब बसों में स्नैक्स बॉक्स फराहम करने की इंतजाम किए गए हैं। तजुर्बाती बुनियाद पर हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर चलने वाली 9 इलेक्ट्रिक ई-ग्रोड बस आज से स्नैक बॉक्स सिस्टम का आगाज किया गया है। इसके लिए टिकट में सिर्फ 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इस स्नैक्स बॉक्स का खारा, चिक्की, टिश्यू पेपर और माउथ फ्रेशनर भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2023 बैनुल-अक़वामी स्नैक्स के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। क़ुव्वत मदाफ़ियत के साथ बेहतर सेहत के शान नशाने के साथ कॉरपोरेशन मुसाफिरीन को खारा और चिक्की के पैकेट्स फराहम कर रही है। RTC के सदर नशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने इससे इस्तेफादा करने की मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है। हर स्नैक्स बॉक्स में QR कोड रहेगा। इसको फोन पर स्कैन करने से इदारे को अहम मशवरे और राय दी जा सकती है। इस राय और मशवरे की बुनियाद पर इस स्नैक्स बॉक्स में तब्दीली की जाएगी। इस तरह कॉरपोरेशन ने बस मुसाफिरीन के मुफाद में नया तजुर्बा किया है। इस तजुर्बाती अमल के दौरान मुसाफिरीन से हासिल होने वाली रद्द अमल को देखते हुए बकाया खिदमात में भी इस तरह के तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई अफराद रोजगार के लिए UAE जाते हैं। बेशतर अफराद सियाहत के लिए भी इस तरह खलीजी ममालिक का सफर करते हैं। तहम कई अफराद वीजा के लिए एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। वीजा के मसाइल हल करने के लिए UAE के कौंसल खाने का हैदराबाद में 14 जून को इफ्तिताह अमल में आएगा। शहर के बंजारा हिल्स में UAE के कौंसल खाने का इफ्तिताह
24 जून को अमल में लाया जाएगा। कौंसल खाने की इमारत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। इस नई इमारत का इफ्तिताह के बाद यूएई के वीजा दरख्वास्त गुजारों को एक बड़ी राहत नसीब होगी। अगरचे कि बंजारा हिल्स में 6 माह पहले ही कौंसल खाने ने अपने काम का आगाज कर दिया था, ताहम अप्रैल से कौंसल खाने की खिदमात की पेशकश की गई है और इसका इफ्तिताह 14 जून को होगा। हैदराबाद में यूएई के कौंसल जनरल आरिफुल नईम ने कहा कि खदीम हैदराबाद से बड़े पैमाने पर वीजा की तलब के पेश नजर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कई यूएई के शहरी भी तिब्बी और तालीमी वजूहात के सबब हैदराबाद का सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि यौमिया 200 दरखास्तों के प्रोसेस के लिए यह कौंसल खाना कायम किया गया है, ताहम आइंदा चंद माह के दौरान यौमिया 500 दरखास्तों के प्रोसेस का मंसूबा है। इस नए कौंसल खाने से न सिर्फ तेलंगाना के वीजा दरख्वास्त गुजारों को राहत नसीब होगी, बल्कि तमिलनाडु, एपी और ओडिशा के वीजा दरखास्तों को भी इससे काफी राहत हो सकेगी। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर यूएई की एक खातून के पास से बड़े पैमाने पर बैरूनी करेंसी जब्त कर ली गई है। जराये के मुताबिक कल शब CISF, CIWA, SI संपत राव और CTGT शेख जानी बाबू ने इस खातून के मुश्तबा रवैये पर शक का इजहार करते हुए मुत्तहदा अरब इमारात से ताल्लुक रखने वाली ज़ैनुन्निसा मोहम्मद खमरुद्दीन नामी 62 साला खातून को एयरपोर्ट के डिपार्चर इलाके में पकड़ लिया। यह खातून फ्लाइट नंबर G9459 के जरिए सुबह 4:20 पर शारजा रवाना होने वाली थी। इसके लगेज की तलाशी के दौरान मुत्तहदा अरब इमारात की 54 करेंसी नोट्स का पता चला है। ये 44,880 दरहम रकम की होती है। मालियत 9,67,440 रुपये होती है। इस रकम और इस खातून के साथ साथ इसके सामान को मजीद जांच और कार्रवाई के लिए कस्टम के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस मामले की जांच करने वाले SIT के एहलकारों ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुलजिम रवि किशोर के बैंक अकाउंट और फोन का डेटा का तज्जिया कर रही है। इसको इस महीने की 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। SIT इसके मुश्तबा लेन देन की जांच कर रही है। रवि किशोर को 3 लाख दिए गए थे। इस मामले में अब तक गिरफ्तारियों की तादाद 44 तक पहुंच गई है। गिरफ्तारियों की तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। जिले मुस्तखर जंगांव में आज मिलाद कमेटी की जानिब से मुकामी व करीब व जवार के कम उम्र बच्चों के लिए मुफ्त खतना कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकामात से 41 कम सिन बच्चों ने शरीक होकर अपनी खतना करवाई। कैंप का इफ्तिताह सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रहीम सुल्तान राजा ने मुकामी काउंसिलर मोहम्मद अब्दुल समद के हमरा मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया और अपने खिताब में उन्होंने बच्चों को कम उम्र में खतना कराने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि तिब्बी व शरई जिस्मानी नुक्ते नजर से मर्दाना खतना हिफ्जान सेहत के लिए जरूरी है। दौलतशवार हॉस्पिटल हैदराबाद से डॉक्टर मोहम्मद राशिद अयूब ने अपने मातहत अमले के जरिए खतना के उम्र अंजाम दिए। सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद अनवर बादशाह, मोहम्मद एजाज, सैयद इकबाल, अब्दुल हमीद, सैयद अफरोज, ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल मुइज़ बाबा और दूसरों ने इस मौके पर इंतजामात में हिस्सा लिया। आज शहर जंगांव में गिन्नीगड्ढा के कमेटी हॉल में फ्री खतना कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद कमेटी तकरीबन हर काम में, सोशल काम में, हर चीज़ में शाना बछाना चल रही है जंगांव के साथ। और जो है सो जितने भी दीगर अतराफ के जो गाँव देहात है वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हज़ब मामूल खतना कैंप मुकर्रर किया गया है और इस खतना कैंप में डॉक्टर दुलेशावर हॉस्पिटल से डॉक्टर अरशद साहब आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो माहिर हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भी है दुलेशावर हॉस्पिटल में और प्रोसीजर इनका प्रोसीजर के साथ में आसान मसला है। इंशाल्लाह बच्चों को तकलीफ ना होते हुए उस दिन हमें बताया गया है, तो इसी प्रोसीजर को हम फॉलो। जगतियाल जिले मुस्तखर में लारी ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। ये वाकया जिले के नटराज चौराहे के करीब आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। जराये के मुताबिक लारी के ड्राइवर ने इसका तवादुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। ताहम इसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ और ड्राइवर महफूज रहा।
इस हादसे के सबब इस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। ताहम इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लारी को क्रेन की मदद से वहां से हटाते हुए ट्रैफिक के लिए इस रूट को बहाल करने की कामयाबी के साथ अंजाम दिया। बताया जाता है कि ड्राइवर हालत नशे में था, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।